हेलो गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज कुछ जूम में इश्यूज आ रहे थे। नो वरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहली तो न्यूज़ जो इस आर की है, सबसे इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ है कि फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था वो ख़त्म हो चुका है। दोनों ही सीज फायर को लेकर एग्री हो चुके हैं। सीज फायर इज लाइक कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं चलाएगा, मतलब ना इंडिया मिसाइल्स लॉन्च करेगा ना पाकिस्तान लॉन्च करेगा। फिर चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। तो ये चीज़ फाइनली हो चुकी है एंड इट इज़ गुड बिकॉज अगर वॉर होता तो दोनों ही साइड कैजुअलिटीज होती, राइट। एंड ऐसा हो इज नॉट गुड फॉर एनीवन, राइट। क्यों ही हो। एंड काफ़ी अच्छी बात है एंड अपने मार्केट के लिए भी अच्छी बात है बिकॉज अब जितना प्रेशर बिल्ड हुआ था 1-2% का, वो फाइनली अब खत्म हो चुका है। कल अगर आप देखोगे, कल तो नहीं, कल तो संडे, परसों जब मार्केट ओपन होगा तो होपफुली इट विल बी ना रेड। 2-3% का आपको गैप अप देखने के लिए मिलेगा, बट ऑफिशियल नहीं है। नहीं नहीं, इट इज ऑफिशियल। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, कुछ तो नाम है, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। एक लाइव स्पीच भी उन्होंने दे दी है, तो इट इज ऑफिशियल नाउ। हिट तो बहुत अच्छी बात है भाई, गुड न्यूज़ है। एंड जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा 2-3 दिन के अंदर, उनका भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं। मैं एक बार रिकॉर्डिंग अगर है तो मैं उसे बंद करके फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। हम्म, कुलदीप, एक बार आप रिकॉर्डिंग डिवाइस के लिए एक्सेप्ट कर लो एंड देन लेट्स स्टार्ट। हाय शुभानी। हाँ, ईएम सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कंफर्म करा है। यस, आरपी इज राइट। तो इन्होंने कंफर्म कर दिया, तो नाउ वॉर हैज ऑफिशियली एंडेड। ठीक है, तो आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो रिकॉर्डिंग मेरे पीसी में स्टार्ट हो चुकी है। ओके। कुलदीप, स्क्रीन शेयरिंग अलाउड नहीं है, एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो। सर प्लीज रिप्लाई, कपिल जी का क्या डाउट है। कुलदीप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आप एक बार इसे अलाउ कर दो। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएगी कुलदीप, आई गेस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी गई होगी। तो टेलीग्राम या फिर जहाँ पे आपको लिंक मिला है वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मंडे मार्केट इज क्लोज? अच्छा, मंडे मार्केट इज क्लोज। ट्यूसडे को ग्रीन होगा फिर। मुझे पता नहीं किस वजह से बंद है मंडे मार्केट। बैंक बंद है, ओके। ओके। ओके, सो पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या आज के इस
वर्कशॉप के अंदर आज के इस वेबिनार के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। बिकॉज ये जो प्रोसेस है लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज का जितना भी हमारा 1-1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस, राइट। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको स्टार्ट करना है विद द इंडस्ट्री। ठीक है, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअली कंपनी नहीं देखनी है, आपको एक सेक्टर देखना है ओवरऑल, कि इस सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑयल बिजनेस है, अब ऑयल बिजनेस की न जाने मतलब कोई भी कंपनी हो चाहे जितनी अच्छी हो, उसका रिफाइनरी का बिजनेस हो, आप देखोगे उसका प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे बट उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले इंडस्ट्री डिफाइन करनी है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो कंपनी है जिसका नाम है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, बट अगर आप देखोगे तो इसे निफ्टी 50 से भी निकाल दिया गया है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं उससे भी निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, बट अगर आप देखोगे इसके जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है ना। 7,58,000 करोड़ रुपीज की सेल्स करी है। एंड अच्छा, यहाँ पे इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, बट अगर आप देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट इनका हाईएस्ट था, राइट। सेल्स अभी भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे यहाँ पे खड़ी हुई है, नहीं यहाँ पे 8 लाख था, हाँ। तो अगर आप देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पे है, बट ओवरऑल अगर आप ये सेक्टर देखोगे तो इसका शेयर प्राइस, तो वो अगर आप देखते हो लास्ट 1 साल के अंदर गिरता हुआ ही नजर आया है। क्यों नजर आया है, बिकॉज ये जो ऑयल बिजनेस है इसके ऊपर इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्यूचर नहीं दिखता है, बिकॉज धीरे धीरे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर कोई रिन्यूएबल रिसोर्स होगा जिसके ऊपर शिफ्ट होने वाली है, राइट। दिस इज इनएविटेबल, इसको रोका नहीं जा सकता, अल्टीमेटली ये चीज होने वाली है। इसमें टाइम लग सकता है, यूएस चाइना के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। चाइना के अंदर 95% जो टू व्हीलर्स हैं दोज आर ईवीज, इंडिया के अंदर अभी वो चीज नहीं हुई है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, वो चीज होने वाली है। इसीलिए ऑयल बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। इसीलिए अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे, राइट, तो इसका पी रेशियो कितने पे खड़ा हुआ है, 16 पे खड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। बट वहीं पे अगर आप मैं आपको कोई ओवर वैल्यू मतलब अच्छी कंपनी दिखाऊं जिसकी सेक्टर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसका नाम है इटर्नल। अब इटर्नल क्या है, ये जोमेटो जो कंपनी है उसको ओन करती है। जोमेटो भी इसी के अंदर आती है, ब्लिंकिट भी इसी के अंदर आती है, जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है वो भी इसके अंदर आता है। जोमेटो के जितने भी बिजनेसेस है वो इसी के अंदर आते हैं। इसका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो 416 का है, यानी 1 रुपए कमाने के लिए इन्वेस्टर्स 416 रुपए पे करने के लिए रेडी हैं। एंड शेयर प्राइस भी अगर आप देखोगे तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, एंड इसको निफ्टी 50 के अंदर शामिल कर लिया गया है। एंड ये शेयर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज अगर आप इनके प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा कम है, सेल्स भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल शेयर प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ये जो सेक्टर है जो क्विक डिलीवरी एप्स का, राइट, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, बहुत तेजी से ट्रांजिशन हो रहा है। पहले लोग सब्जी बाहर लेने जाते थे, अब लोग ब्लिंकिट कर लेते हैं, जेप्टो कर लेते हैं, एंड स्विगी इंस्टामार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस सेक्टर के अंदर ज्यादा एकदम से डिमांड क्रिएट हो रही है, एंड इसीलिए इन्वेस्टर्स भी उस चीज के उस डिमांड को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा भर भर के डाल रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे 416 का पी रेशियो ट्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, राइट। बिकॉज प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इनके कितने हैं, प्रॉफिट बस 520 करोड़ रुपए के, 520 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को लेकर इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप अचीव कर ली है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी होती है जिसके अंदर ज्यादा ग्रोथ हो। अब आपको लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो कौन से सेक्टर्स ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, राइट। इंडिया के अंदर क्या टेक्सटाइल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, द आंसर इज नो, बिकॉज कपड़े तो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं एकदम से लोगों का कपड़ों का लेकर डिमांड बढ़ जाएगा, अब उसमें भी सेगमेंट्स हैं। हो सकता है लग्जरी की तरफ लोग ज्यादा जाएं, बट अगर कोई नॉर्मल कंपनी आती है, वो टी शर्ट्स बनाना स्टार्ट करती है जैसे मैंने पहनी हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। वो बिजनेस को आपको कभी भी बहुत बड़ी मार्केट कैप, बहुत अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज अ वेरी कन्वेंशनल बिजनेस। दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी टीएमटी बनाने लगे, टीएमटी क्या होता है, सरिये जो यूज होते हैं
कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब ये जो बिजनेस है कन्वेंशनल है, बहुत सारी कंपनीज करती आई हैं, टाटा स्टील भी करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। अगर कल को कोई सरिये वाली कंपनी आ जाती है, टीएमटी बार्स बनाती है कंपनी, तो उसको कभी भी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, भले ही उनके प्रॉफिट्स अच्छे हों, सेल्स अच्छी हो, उनका शेयर प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री को देखना है, अब कौन सी इंडस्ट्री लॉजिकली अच्छी बढ़ने चाहिए। तो एक जो सेक्टर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होता है कि आप की जो स्टोरेज है, जैसे अभी चैट जीपीटी भी है, या फिर आप जो जूम देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग ज्वाइन करी है, अब ये मीटिंग क्लाउड पे हो रही है देखा जाए, तो ये मेरे लैपटॉप पे नहीं हो रही है, ना ही आपके लैपटॉप पे हो रही है, ये क्लाउड सर्वर पे मीटिंग होस्ट हो रही है, एंड उसको हम लोगों ने ज्वाइन करा है, राइट। तो अब जूम को यूज करने के लिए, जूम को काम करने के लिए एक सर्वर लेना पड़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटर लेना पड़ रहा है। कहीं पे भी हो सकता है, ये जो अभी हम स्ट्रीम कर रहे हैं, हो सकता है ये जूम का सर्वर इंडिया के अंदर हो सकता है चाइना के अंदर हो सकता है यूएस के अंदर हो, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर हो सकता है, राइट। हम डायरेक्टली वहां से कनेक्टेड हैं, उस सर्वर से इस टाइम पे लाइव कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम क्या है इस चीज में, कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारा डेटा बाहर के सर्वर्स पे स्टोर हो। इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भाई किसी चाइनीज सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर हो। इसीलिए बहुत सारे ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम से बहुत बड़ा है, राइट। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यूएस, चाइना एंड जितनी भी कंपनीज में बैन नहीं है टिकटॉक, टिकटॉक के बहुत बड़े यूजर्स हैं। आई गेस सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज टिकटॉक। इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई हमारा डेटा चाइना के पास जा रहा है। इंडिया ने क्या करा, टिकटॉक को बैन कर दिया। एक और गेम हुआ करता था उस टाइम पे, मैं खेलता भी था, उस ऐप का नाम था पबजी। तो पबजी वॉज अ चाइनीज गेम, उसके जो सर्वर्स थे वो भी चाइना के अंदर थे, तो उनको बैन कर दिया। शेयर इट, शेयर में, ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे जो बैन कर दिए। क्यों बैन कर दिया? बिकॉज देयर इज अ डेटा रिस्क, कि भाई चाइना के पास अगर हमारा डेटा जाता है तो वो उसे मिसयूज कर सकते हैं, हो सकता है हमारे अगेंस्ट यूज करें, राइट, कुछ भी वो कर सकते हैं, दैट इज रिस्की। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई बैन कर दिया, बोला चाइनीज कंपनी को कि अगर आपको इंडिया के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इंडिया के अंदर ऐप लॉन्च करना है, तो आप क्या करो कि आप जो सर्वर है उसी भी इंडिया के अंदर रखो। तो उसके बाद क्या हुआ, बीजीएमआई फिर से अभी आप देखोगे चलता है पबजी। अब कैसे चलता है, अब उसके सर्वर इंडिया के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि भाई जो सर्वर्स हैं वो इंडिया के अंदर ही होने चाहिए, इंडिया की बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, और ये सबको बोल रही है, राइट। गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती हैं, डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करती हैं, कि आप उनको रेंट कर सकते हो, मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, यूजेज के बेसिस पे होता है, एंड आपको एक फिक्स फीस जो है वो पे करनी होती है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो अ, इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है, मल्टीपल कंपनीज हैं। अब ये जो सेक्टर है आपको कुछ वेरीफाई भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, तो डेटा सेंटर जो बिजनेस है इट इज गोइंग टू ग्रो बाई 12x, राइट। ये जेफरीज की रिपोर्ट है। तो जेफरीज बहुत ही अच्छी रिसर्च फर्म है। उन्होंने बोला है कि डेटा सेंटर कैपेसिटी इंडिया की 12 गुना होने वाली है, ठीक है, 2030 तक। मतलब अगले 5 साल में 12 गुना की ग्रोथ होगी, मतलब 1200% की ग्रोथ होगी। अब मैं बोलता हूँ 1200% की नहीं होगी, चलो 500% की होगी। अगर 500% की ग्रोथ होगी तो इस ग्रोथ में बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। पहले तो बड़े बड़े प्लेयर्स ही आ जाते हैं, रिलायंस आ जाएगा तो ये भी ग्रोथ ले जाएंगे। उसके बाद कुछ छोटी छोटी कंपनीज भी होंगी जो इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगी। एंड अगर ये सेक्टर ओवरऑल 500% से ग्रो करेगा तो इन कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये भी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को 500% तक ग्रो कर पाए। और अगर सेल्स एंड प्रॉफिट 500% से ग्रो होती हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इनका शेयर प्राइस भी 500% से ग्रो हो जाए। एंड ऐसा हो भी रहा है। अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनंत राज की बात करें, अनंत राज की बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर इसने ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 2700% रिटर्न दिए हैं। ऑल्दो अभी अगर आप देखोगे तो इनका शेयर प्राइस कितना क्रैश कर चुका है, 50% क्रैश कर चुका है। बट बिजनेस तो सेम ही है। अभी आपको कौन से प्राइस पे मिल रहा है, आपको 2024 जून के प्राइस पे मिल रहा है। तो ये जो पूरी ग्रोथ आई थी एक तरीके से वहीं पे शेयर मिल रहा है, तो काफी अंडर वैल्यूड जोन पे मिल रहा है। तो इस अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई डेटा सेंटर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब इन्वेस्ट करते टाइम हमारा समरी क्या निकल के आई है, क्योंकि अब कोर रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन टू इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर कंपनीज क्या है, कि ये सेक्टर ग्रो करेगा। अब इसके अंदर की कंपनीज को भी हम के इसके अंदर की कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। बट जब भी आप किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो,
आप ट्राई करो कि कम से कम आप 3 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो, किसी भी सेक्टर में। एक कंपनी में पैसा मत डालो। क्यों? बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब डेटा सेंटर ग्रो करेगा, ये अपॉर्चुनिटी तो है। अब इस अपॉर्चुनिटी को क्या सारी कंपनी स्टेप इन कर पाएंगी? द आंसर इज, द क्वेश्चन इज कि क्या सारी कंपनीज इस ग्रोथ को कैप्चर कर पाएंगी? जाहिर सी बात है नहीं। कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा करेंगी, कुछ कंपनीज नहीं करेंगी, कुछ कंपनीज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। तो आप अगर अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर डाल दो और कहीं वो डेटा सेंटर की ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटी को अच्छे से नहीं पकड़ पाए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि वो फंक्शन कैसे करते हैं, राइट? तो अगर वो नहीं कर पाए तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो एटलीस्ट डाइवर्सिफाई और जो मनी इन एटलीस्ट 3 कंपनीज। तो आज की इस वेबिनार के अंदर, क्लास के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि डेटा सेंटर के अंदर कैसे कंपनीज को ढूंढें एंड उसके अंदर कौन सी टॉप 3 कंपनीज हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करा जा सकता है, राइट? तो ये समरी रहने वाली है आज के इस क्लास की। बाय द एंड यू विल हैव 3 कंपनीज। और ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। आप चाहो तो डिफेंस के अंदर भी सेम चीज कर सकते हो, आप चाहो तो वाटर इंफ्रा के अंदर भी सेम चीज कर सकते हो। जिस सेक्टर के अंदर आपको लगता है उस सेक्टर के अंदर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आज कौन सा सेक्टर ले रहा हूँ? मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ डेटा सेंटर सेक्टर। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको अ, मैंने एक शीट बनाई हुई है, अगर वो मुझे मिल जाए तो काफी अच्छा काम हो जाएगा। क्लास 19 जैन, नहीं, अगर नहीं मिलती है तो नहीं बना लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी डेटा नहीं मिलेगा, चलो इसको नहीं फिर से बना लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? कंपनी नेम। तो आपको बिना ये जाने कि भाई कंपनी अच्छी है खराब है, आपको बस उन कंपनीज का नाम यहाँ पे डालना है सबसे पहले तो, कि कौन सी कंपनीज इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो वो जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो सिंपली। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटा सेंटर का निकालना है तो आई विल जस्ट गूगल टॉप कंपनीज इन डेटा सेंटर इंडस्ट्री और सेक्टर। मैं इतना गूगल करूंगा, मुझे मिल जाएगी। अगर आपको वाटर इंफ्रा के अंदर चाहिए तो आप वो गूगल कर सकते हो। जिस भी सेक्टर के अंदर आपको चाहिए तो वो आप गूगल कर सकते हो, सिंपली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। टॉप स्टॉक्स इन डेटा सेंटर्स, है ना? तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम मल्टी बैग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम छोटी कंपनीज को यहाँ पे नहीं लेंगे। हाँ, मैं चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा। अब क्योंकि हम मल्टी बैगर कंपनीज को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे हम छोटी कंपनीज को नहीं लेंगे, हम बड़ी कंपनीज को नहीं लेंगे। हम वही कंपनीज लेंगे जो छोटे सेक्टर के, छोटी मार्केट कैप को बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस ले लें, टीसीएस ले लें, भारतीय एयरटेल ले लें, ऑलरेडी काफी बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है, तो इनके अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, बिकॉज इनका कोर बिजनेस जो है वो डेटा सेंटर नहीं है। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो भी है, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विस भी देती है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम मेन बिजनेस है। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डेटा सेंटर की तरफ, तो उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर मुझे कंपनीज पता है मैं वही मेंशन कर देता हूँ। सो फर्स्ट कंपनी इज अनंतराज। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, अनंतराज। नेक्स्ट कंपनी इज ब्लैक बॉक्स। ठीक है, उसके अलावा ओरियंटेक। ठीक है, एंड उसके बाद है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। अब अगर नहीं मिल रही है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जस्ट चैट जीपीटी से पूछ लोगे, वो भी आपको बता देगा। एंड डेटा सेंटर के अंदर और कौन सी कंपनी, गाइस अगर आपको पता है एक बार चैट में रिकमेंड करना। और डेटा सेंटर एएस, एडीएसएल।
ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। नेट वेब टेक्नोलॉजीज, यस, करेक्ट। ओरियन प्रो हो गया। नेट वेब टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स वो भी काम, चलो। यहाँ पे अब हमारे पास और कौन से आ गए, नेट वेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब ये इन कंपनीज, कितनी कंपनीज हो गई हमारे पास, तीन तीन छः, एक कंपनीज और ऐड कर लेते हैं। स्क्रीनर, स्क्रीनर पे आपको नहीं मिलेंगे। स्क्रीनर पे अगर आप सर्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल अनंतराज, तो अनंतराज में अगर आप देखोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज मिलेंगी। अगर आप ब्लैक ब्लॉक्स सर्च करते हो तो, ब्लैक बॉक्स, अगर आप ब्लैक बॉक्स सर्च करते हो तो फिर आपको दूसरी कंपनीज मिलेंगी, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कंपनीज डेटा सेंटर के अंदर काम करती है। काइंडली ऐड डिक्सन ऑल्सो। डिक्सन ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। वी वांट जिनका मार्केट कैप कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसके अंदर करें। ठीक है, एनटीटी डेटा किसी ने बोला है, एनटीटी करके तो कंपनी नहीं आ रही है। चलो ठीक है, लेट्स कीप 6 कंपनीज। फिर ये भी ऐड कर सकते हैं, चलो अभी के लिए 6 कंपनीज ऐड करते हैं। एंड इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कंपनीज को हम कंपेयर करेंगे यूजिंग आर फंडामेंटल चेकलिस्ट, बिकॉज बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल चेकलिस्ट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ये जो रेशियोज हैं इन्हें हम कॉपी कर लेंगे एंड इनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आधे घंटे की मेहनत होती है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो इतना कर सकते हैं। ई टू ई बहुत अच्छी कंपनी बताई आपने, ई टू ई नेटवर्क्स, ई टू ई। ये मुझे मेरे ध्यान से निकल गया था। ठीक है, चलो अपने पास 7 कंपनीज हो चुकी हैं, 7 कंपनीज आर इनफ। ओके, अब सबसे पहले इनको हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर फंडामेंटल चेकलिस्ट। तो इसे कैसे यूज करना है, आई गेस सबको ऑलरेडी आता होगा। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, तो एक बार इसको चेकलिस्ट में सारी कंपनीज को लगा के देखते हैं। सो सबसे पहली कंपनी जो आ रही है वो कौन सी है, अनंतराज। बिकॉज अभी क्या है कि नहीं आता लक्ष्मण जी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। तो अनंतराज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, कम से कम 20%। तो इसका कितना है, 24%, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस 24%, तो पहला तो हमारा टिक हो जाता है। ठीक है, पहला हमारा टिक हो जाता है। इसको मैं टिक बॉक्स एक बार अगर यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, अब ये सिंपल हो जाएगा। अब अनंतराज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज गुड, ईपीएस शुड बी स्टेबल। ठीक है, मैं सिंपली बता रहा हूँ लक्ष्मण जी, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईपीएस शुड बी स्टेबल, तो ईपीएस में आपको देखना है कि धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी वो ग्रो हो रही होनी चाहिए। तो अगर पहले हम अनंतराज को अब एनालाइज करते टाइम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये जो कंपनी है मेनली रियल स्टेट सेक्टर के अंदर थी, बट इनको ये समझ में आया कि हमारे पास रियल स्टेट तो पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अगर हम उस प्रॉपर्टी पे डेटा सेंटर ओपन कर दें तो कितना मजा आ जाएगा। तो ये कंपनी ये कर रही है, रियल एस्टेट कंपनी, इनके पास प्रॉपर्टी बहुत पड़ी हुई है, अब ये उन्हीं उसी प्रॉपर्टी पे अपना डेटा सेंटर लगा रहे हैं, राइट। तो अगर हम ईपीएस देखें, तो कोविड के बाद का भी अगर देखें, तो कोविड से पहले इट वाज ग्रेटर। कोविड में रियल एस्टेट क्योंकि एकदम से बंद हो गया था सारा, तो रियल एस्टेट का जो प्रॉफिट सेल्स है वो एकदम खत्म हो गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो कोविड के बाद इनका जो ईपीएस है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा साल नहीं आया है जहाँ पे इनका ईपीएस ग्रो नहीं करा हो। तो ईपीएस इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का होना चाहिए, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है, 0.12।
इसको भी हम टिक कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-15% होनी चाहिए, ये नहीं है तो इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, नेट प्रॉफिट डबल ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने सीखा था कि भाई अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए का इनके पास डेट है तो कम से कम इंटरेस्ट पे करना होता है, तो मिनिमम नेट प्रॉफिट उसका डबल होना चाहिए। तो अनंतराज कितना हर साल इंटरेस्ट पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है 11 करोड़। तो इनका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम इसका डबल होना चाहिए, दैट इज 22 करोड़ रुपीज। तो कितना है? 426। तो बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, इसको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कर लूंगा। शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम ईयरली देखें तो प्रमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक बेचा है, बट अगर हम देखें तो एफ और डी ने अच्छी खासी बाइंग करी है, तो वो सेट ऑफ हो जाता है। पब्लिक का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 27% से 20% का बचा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड। प्रमोटर ने बेचा है बट एफ और डी को बेचा है। कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, तो कैश फ्लोज इज पॉजिटिव 97%, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। बैलेंस शीट का साइज ग्रो हो रहा होना चाहिए, तो बैलेंस शीट का साइज भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। और यहाँ से डी ग्रोथ है, बट कोविड के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज वेरी गुड, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। तो इस कंपनी ने स्कोर करा है 8/10 इन आर फंडामेंटल चेकलिस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी कंपनीज के अंदर लगाने वाले हैं। अब आई विल बी थोड़ा सा क्विक, ताकि हम इस प्रोसेस को जल्दी से खत्म करें एंड फिर हम थोड़ा बिजनेस रिव्यू करें, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी इज ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, ठीक है। आप अगर इनका बिजनेस भी देखोगे, सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफर्स अंडर दिस सेगमेंट यूनिफाइड कम्युनिकेशन, डेटा सेंटर एंड एच आई टी, साइबर सिक्योरिटीज, डिजिटल सॉल्यूशंस, तो ये सब प्रोवाइड करती है, राइट। स्टीमलेस कस्टमर सपोर्ट एंड मैनेज, तो इनका जो 86% बिजनेस है वो अपना सर्वर सर्विसेज देने से आता है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है 10-20% का, ऑल दो इंक्रीज हुआ है, वो अच्छी बात है। ईपीएस स्टेबल होना चाहिए, तो ईपीएस अगर हम कोविड के बाद से देखें तो बीच में डिप करा है एंड उसके बाद इट इज गुड। तो ईपीएस टिक कर सकते हैं, ये नहीं टिक करेंगे, ईपीएस टिक करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो इज मोर देन 1, रेशियोज दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी छोड़ देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट के डबल होना चाहिए। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करना होता है 138 करोड़। ये कंपनी अब आप देखो 138 करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट पे करना होता है, प्रॉफिट कितना है? 185 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम छोड़ देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो ईयरली ओपन करें तो प्रमोटर ने बेचा है, एफआईज ने भी यहाँ पे सेल ही करा है, डीआईएस ने एंट्री नहीं लिया। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो एक तरीके से हमें नेगेटिव ही नजर आ रहा है। ऑल दो प्रमोटर्स ने थोड़ा सा खरीदा है लास्ट इस साल मार्च 2025 के अंदर, अगर आप देखोगे सेवन, नहीं नहीं बेचा ही है, वो खरीदा नहीं है। हम्म प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो नॉट गुड। कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, कैश फ्लोज पॉजिटिव है 134, इसको हम टिक कर देंगे। बैलेंस शीट का साइज ग्रो हो रहा होना चाहिए, बैलेंस शीट का साइज यहाँ पे ग्रो हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे था, बट इट इज गुड, मतलब 580 से अभी 3000 पहुंच चुके हैं। एंड उसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स, तो इसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर नहीं है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। दिस कंपनी हैज स्कोर्ड 6/10, ठीक है। अब इसको तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ओरिएंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का है। अ, इसका ईपीएस इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, 11 नहीं, मतलब लास्ट 2 सालों से तो ग्रो करा है। ईपीएस को हम टिक कर देंगे, उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 1,
0.003, इसको भी टिक कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही अच्छे हैं, इन दोनों को भी हम टिक कर देंगे। नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट, तो ये है बिकॉज बहुत कम डेट है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट प्रमोटर ने 1% बहुत थोड़ा सा खरीदा है, एफआईज ने यहाँ पे सेल करा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नेगेटिव है कंपनी का। कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, कैश फ्लोज आर पॉजिटिव। बैलेंस शीट का साइज इज ऑल्सो ग्रोइंग। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से ज़्यादा है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग के अलावा बाकी चीज़ें अच्छी हैं। 8/10, 8/10। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, अब ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी ही मेनली डेटा सेंटर पे काम करती है। अब देखो डेटा सेंटर इतनी पुरानी थीम नहीं है कि ओवरऑल कंपनी का पूरा बिजनेस डेटा सेंटर का हो, ठीक है, बट दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स डेटा सेंटर। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। 21%, ईपीएस इज ग्रोइंग, ये दोनों चीजें भी अच्छी हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 500 पॉइंट्स स्कोर करती है। नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट, ये तो होगा ही ऑफ कोर्स। 9 करोड़ का इंटरेस्ट, 100, हाँ ये भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड आई गेस, नहीं। हाँ, ईयरली ओपन करते हैं तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे बेचा है स्टेक, एफआईएस ने खरीद लिया है बहुत ज्यादा, डीआईएस ने भी खरीदा है 3%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, मतलब जो शेयर्स हैं वो डम मनी से स्मार्ट मनी की तरफ गए हैं, तो वील कॉल इट गुड। कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, कैश फ्लोज पॉजिटिव है। बैलेंस शीट का साइज भी ग्रो हो रहा है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी गुड, तो इसको हम 10/10 स्कोर कर रहे हैं। तो ये एकदम बेस्ट कंपनी निकल के आई है। नेक्स्ट, फॉर कैश फ्लोज करंट ईयर का ही देखना होता है हमें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है एडीएसएल, मैंने एएसएल, हाँ एडीएसएल सही लिखा है, एडीएसएल, एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटीग्रेटिंग ऑफर सॉल्यूशन सिस्टम्स क्लाइंट, ये भी डेटा सेंटर के अंदर काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ठीक है। तो बहुत छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है अप टू द मार्क। ईपीएस इज ठीक है, ईपीएस सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गुड, डेट टू इक्विटी इज गुड, ठीक है। तो ये नहीं मीट हुआ, ईपीएस मीट हो गया, डेट टू इक्विटी मीट हो गया, ये दोनों रेशियोज नहीं मीट हुए। नेट प्रॉफिट शुड बी डबल ऑफ इंटरेस्ट, तो ये है बिकॉज डेट बहुत ज़्यादा कम है कंपनी का। फिर हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयरली पे आ जाते हैं तो प्रमोटर्स ने स्टेक खरीदा है, एफआईएस ने स्टेक खरीदा है, डीआईएस ने भी स्टेक खरीदा है, सबने स्टेक खरीदा है, बेचा किसी नहीं है, तो विल टिक। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव हैं, बैलेंस शीट इज ग्रोइंग, ये भी अच्छा है। तो लास्ट के तीनों पॉइंट्स को हम टिक कर देंगे। इस कंपनी ने स्कोर करा है 7/10, ठीक है। नेट वेब टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट कंपनी, नेट वेब टेक्नोलॉजीज, ओके। बहुत शेयर गिरा हुआ है, 14% से कम है, 20% से कम है, ईपीएस इज ग्रोइंग, रेशियोज अच्छे हैं सारे, इसको छोड़ देंगे, बाकी चारों चीज़ें अच्छी हैं। नेट प्रॉफिट भी डबल, इंटरेस्ट से डबल होगा ऑफ कोर्स, 4 करोड़, हाँ सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी इज थोड़ा सा लिक्विडेट करा है, बट नहीं करते, टिक नहीं करते। कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, नहीं नेगेटिव हैं। बैलेंस शीट का साइज ग्रो हो रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड।
तो इसमें हम कैश फ्लोज को नेगेटिव हैं एंड ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। हाँ, दिस कंपनी स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10। लास्ट कंपनी आती है E2E नेटवर्क्स। E2E नेटवर्क्स। अब इस कंपनी का अगर हम देखें, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड, ईपीएस इज ऑल्सो वेरी गुड, रेशियोज दोनों ही खराब हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स टिक हो जाएंगे, डेट टू इक्विटी टिक हो जाएगा, ये रह जाएगा। एंड नेट प्रॉफिट भी डबल होगा इंटरेस्ट का, ऑफ कोर्स। एंड मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। इंटरेस्ट पे करना है 13 करोड़, नेट प्रॉफिट है 46.7, सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर ने बेचा है, एफआईज ने खरीदा है, डीआईएस ने भी बेच दिया है। ओके ओके ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट गुड। ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव है, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो वो भी बढ़ रही है, इट इज ऑल्सो गुड। ठीक है। दिस कंपनी ऑल्सो स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10। अब सबसे पहला तो फिल्ट्रेशन आपको यहीं कर देना है। ठीक है। यहीं पे आपको जो 3 कंपनीज हैं वो आपके आइडेंटिफाई करनी है, और इसके एक दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे लेट्स शॉर्टलिस्ट 3 कंपनीज। पहली कंपनी जो बहुत अच्छी लग रही है वो मुझे लग रही है ओरियन प्रो। ठीक है। दूसरी कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो है ओरिएंट टेक एंड अनंतराज। ठीक है। ओरिएंट टेक, क्योंकि 8 आउट ऑफ 10 करा है, एंड अनंतराज, अनंत राज। ठीक है। अब ये 3 कंपनीज हो चुकी हैं जिनके अंदर अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी की कंपनीज मैंने छोड़ दी बिकॉज फंडामेंटली अगर अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल E2 नेटवर्क्स एंड नेटवर्क के अंदर अगर देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ना अच्छा होना बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, तो इन्हें हम क्यों ही लें। उसके अलावा जो ASAL है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गुड। अगर हम चाहें तो इसमें से ले सकते हैं ADSL को भी, अच्छी कंपनी है ओवरऑल। ब्लैक बॉक्स ने 6 आउट ऑफ 10 स्कोर करा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं अच्छा है, तो लेने का क्या फायदा। ओरियन प्रो का अगर आप देखोगे तो ओरियन प्रो का ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, ओरियन टेक में शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो दीज आर द 3 कंपनीज जो भी हमें समझ में है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई इनका कितना रेवेन्यू डेटा सेंटर बिजनेस से आता है। किसी भी बिजनेस में आप जब इन्वेस्ट करो तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अब एनुअल रिपोर्ट होती है भाई साहब 400 पन्ने की। 400 पन्ने की एनुअल रिपोर्ट हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर वी लुक एट द नंबर्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर वी लुक एट द बिजनेस, कि भाई बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है और कितना ग्रो करेगा। बट जिसका सब कुछ अच्छा है तो भाई जो अच्छी कंपनीज होती हैं दे कीप ग्रोइंग। अब ऐसा नहीं है कि जो अ, देखो वैल्यूएशन, मोहित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। वैल्यूएशन इज व्हाट पीपल सी। तो अगर हम लोग माने कि भाई ये कंपनी अच्छी है, ऑलरेडी इसका प्राइस 10 गुना हो चुका है, अगर वो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है उसका प्राइस 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, आपने लास्ट 30 साल की हिस्ट्री में कभी भी उस शेयर को बाय करा होता, आपने पैसा ही बनाया होता, राइट। तो अच्छे शेयर्स में ऐसा नहीं है कि आप अगर महंगे प्राइस पे खरीद रहे हो तो उसका प्राइस आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो प्राइस स्पेसिफिक नहीं, बिजनेस अच्छा है, उसके बाद जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम अच्छी वैल्यूएशन पे भी इन्वेस्ट करेंगे, राइट। वो पॉइंट भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ओरियन प्रो पे आएंगे। ओरियन प्रो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे आपको देखो सबसे नीचे देखने के लिए मिलता है एनुअल रिपोर्ट, तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें डाउनलोड कर लेनी है। कितने पन्ने की, 213 पन्ने की। आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओरियन प्रो के नाम से मैंने सेव कर लिया, डाउनलोड हो गया मेरा। नेक्स्ट कौन सी कंपनी आई थी, ओरियन टेक्नोलॉजीज। ओरियन टेक्नोलॉजीज, अब इसका एनुअल रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। छोटी कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, चलो PPT से काम चलाते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज अनंतराज।
अनंतराज। ठीक है, अब इन तीनों कंपनीज को हमें लेके जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, चैट जीपीटी पे लेके जाना है, चैट जीपीटी पे लेके जाना है, तीनों फाइल्स को अपलोड कर देना है। ठीक है, एंड इसे सिंपल सा अपलोड होने देंगे। जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई इसे पढ़ो, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट 213 पन्ने की है, मतलब ओवरऑल अगर आप इन तीनों कंपनीज को रिसर्च करोगे यू विल हैव 600 पेजेस। 600 पेजेस को मैनुअली पढ़ना नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं फुल टाइम इन्वेस्टर हो, इफ यू आर फुल टाइम इन्वेस्टर आप कर सकते हो, बट जब चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं तो हम क्यों अपनी मेहनत करें, राइट? जो भी क्वेश्चन चाहिए हम पूछ सकते हैं। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ रीड देम। अब एक बार ये इन्हें पूरी तरीके से रीड करेगा। अब यहाँ पे इसने मुझे एक छोटी सी समरी दे दी है। ठीक है, अ, अब एक और प्रॉम्प्ट रन करता हूँ। सेक्टर, इफ यस देन हाउ मच ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम डेटा सेंटर business, also mention their plans to grow in data center business। अब मैंने इसको बोल दिया है कि भाई क्या ये कंपनीज डेटा सेंटर बिजनेस में काम करती हैं, अगर हाँ तो कितना रेवेन्यू आता है डेटा सेंटर बिजनेस से, एंड उनका क्या प्लान है इस बिजनेस को ग्रो करने का। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं इनसे पूछने वाला हूं। अब अगर इनकी एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन होगा तो चैट जीपीटी बता देगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि है या नहीं। ठीक है, अब अनंत राज यस। ठीक है, काम तो वैसे सारी कंपनीज करती हैं, ओरियन प्रो भी करती है। ठीक है, ग्रोथ प्लान्स एंड ओरिएंटेक यस। ठीक है, अब तीनों ही कंपनीज डेटा सेंटर के अंदर काम करती है। अब आप जब भी रिसर्च करो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट कर रहे हो वाटर इंफ्रा कंपनीज के अंदर, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि डू दीज कंपनीज वर्क इन वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर, इफ यस what is the current revenue that they are driving from this sector and what are their future plans। बिकॉज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइमरी रीजन क्या है, हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे भाई ये सेल्स बहुत अच्छी है, प्रॉफिट बहुत, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डेटा सेंटर बिजनेस के लिए। अब जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये काम कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर, ऐसा तो नहीं हमने गलत कंपनी पकड़ ली। तो वो तो नहीं हुआ यहाँ पे, इसने बोल दिया यस। दूसरी तीसरी चीज हम क्या एनालाइज करेंगे, दूसरी चीज ये एनालाइज करेंगे कि भाई इनका कितना रेवेन्यू आता है। ठीक है, तीसरा क्या प्लान्स हैं ग्रो करने के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब अनंत राज बोल रहा है अनंत राज है सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग प्रेजेंस इन डेटा सेक्टर। द एग्जैक्ट परसेंटेज फ्रॉम द रेवेन्यू डेटा सेंटर इज नॉट explicitly disclosed in report, however the company's data center efforts are housed under data center cloud limited, a wholly owned subsidiary। तो यहाँ पे अनंत राज ने अभी एग्जैक्टली नहीं बताया हाउ मच इज देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेटा सेंटर, तो अब इन्होंने बताया नहीं है तो हम नहीं कर सकते, बट देयर फोकस इज करेंटली केपेक्स हैवी सजेस्टिंग फ्यूचर रेवेन्यू रैंप अप एज स्केल्स। अब इनका केपेक्स कंपनी का ज्यादा है। केपेक्स क्या होता है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आप डेटा सेंटर लगाना चाहते हो तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, मशीनरी खरीदनी पड़ती है, तो वो सब केपेक्स में काउंट हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ प्लान्स की क्या बात है, कन्वर्टिंग 4 मिलियन स्क्वायर फीट। 4 मिलियन स्क्वायर फीट मतलब 40 लाख स्क्वायर फीट की स्पेस को ये आईटी स्पेस बनाने का सोच रहे हैं, जहां पे 157 मिलियन डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाएंगे। ठीक है, विद एक्सपेंशन पोटेंशियल टू 307 मेगावाट। तो इन्होंने बोला है 160 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। कितने बड़े एरिया के अंदर और बनाने वाले नहीं, बना रहे हैं, कन्वर्टिंग 40 लाख स्क्वायर फीट। 40 लाख स्क्वायर फीट कितना बड़ा एरिया हो जाता है, राइट?
तो बहुत बड़े एरिया में ये एक्सपेंशन करने वाले हैं। और इनका करंट भी लिखा हुआ है 3 मिलियन मेगावाट ऑपरेशनल एट मानेसर, 3 मेगावाट टू बी एडेड इन Q1 ऑफ FY 2025, तो ये ऐड हो गया होगा। 7 मेगावाट अंडर डेवलपमेंट इन पंचकुला, ठीक है। ट्रीटिंग 21 ऑपरेशनल बाय 2024, लॉन्ग टर्म प्लान इज 3,700 इन 4 to 7 ईयर्स। तो ये भी समझ में आ गया, 4 से 5 साल के अंदर ये 307 मेगावाट तक ले जाएंगे। अभी इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। फोकस्ड ऑन क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप विद रेलटेल एंड TCI। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? ओरियन प्रो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इन्होंने भी कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है। ओरियन प्रो है सॉलिड स्टेट इन डेटा सेंटर हाइब्रिड बट नॉट स्पेसिफाइड। ग्रोथ ऑफ फोकस डेटा सेंटर हाइब्रिड क्लाउड अंडर TIG। तो TIG क्या है? इनकी एक सब्सिडरी होगी जिसके थ्रू ये डेटा सेंटर बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिंग प्रेजेंस थ्रू ग्लोबल स्केल्स पार्टनरशिप, नो एग्जैक्ट मेगावाट और, ठीक है ठीक है। ओरिएंटेक, ओरिएंटेक ने बताया हुआ है कि भाई इनका 907 मिलियन रुपीस, 907 मिलियन रुपीस कितना होगा भाई? 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़ रुपए, मतलब 90 करोड़ रुपए, ठीक है। 90 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्होंने बनाए हुए हैं। ग्रोथ प्लान्स, द कंपनी अपॉइंटेड मैनेजर सर्विस प्रोवाइडर फॉर AWS वर्कलोड्स, ठीक है। माइग्रेटिंग AWS अकाउंट्स, 24 मैनेजमेंट कस्टमाइजेशन, फोकस ऑन डिजिलॉकर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने ये भी मेंशन करा है कि ये इस चीज को 30 से 35% कैगर पे ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे समरी भी दे दी है कि भाई ओरिएंटेक 30% से ग्रो करेगा अपने डेटा सेंटर बिजनेस को, बाकी लोगों ने बताया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है कोई कंपनी तो वो है अनंतराज। उसके बाद अगर कोई कंपनी फोकस्ड है तो वो है ओरिएंटेक, एंड लास्ट में आती है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में आता है कि भाई कौन सी कंपनी ज्यादा फोकस्ड है। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास कौन सी कंपनी निकल के आई है? अनंतराज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन ये बोल रहे हैं कि भाई हम 307 मेगावाट, 307 या कुछ भी नंबर है ऐसा, मेगावाट कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे इन 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरा, ओरिएंटेक समझ में आया है क्यों? इन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 25 से 30% का कैगर हम ग्रो करेंगे डेटा सेंटर बिजनेस के लिए, एंड ये काफी सारे क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं। तीसरा जो समझ में आया है ओरियन प्रो, ओरियन प्रो ऑल्दो इट वर्क्स इन सोल्यूशन जिसका नाम TIG है, जो इनकी कंपनी काम करती है, बट इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर स्ट्रेटेजिकली नहीं बताया कि क्या कुछ करने वाले हैं। तो ओरियन प्रो यहाँ पे थोड़ा सा वीक हैंड लग रहा है। अनंतराज एंड ओरिएंट मुझे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लग रहे हैं। तो अब तीनों के अंदर इन्वेस्ट, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यू हैव 2 3 ऑप्शंस। या तो जो आपके पास 4 5 6 कंपनी जो आपने रिजेक्ट कर दी हैं, आप उन्हें इनके साथ रन करो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनकी भी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करो और उनका भी बिजनेस एक बार स्टडी करो। हो सकता है भाई फंडामेंटली बहुत अच्छा ना हो, बट इनका प्लान बहुत ज्यादा हो, तो चाहो तो आप ओरियन प्रो को रिप्लेस कर सकते हो उस कंपनी से, ठीक है। या फिर उसे ही रख सकते हो, और यहाँ पे आपको अपना कितना पैसा एलोकेट करना है वो भी आप डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अनंतराज बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो लेट्स एलोकेट 40% कैपिटल टू अनंतराज, ठीक है। लेट्स एलोकेट 30% कैपिटल इन ओरिएंटेक, और 30% नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, 40-40% हम कर देते हैं इन दो कंपनीज में, 20% कैपिटल एलोकेट कर देते हैं ओरियन प्रो में। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कन्विक्शन देखो, एक होती है गट फीलिंग, और वो भी आपको आती है। आप कंपनी का बिजनेस स्टडी करो और ज्यादा रिसर्च करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे में डिसाइड कर लो, बिकॉज भाई आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इस पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन इन्वेस्ट बाय दिस रिसर्च, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग लैक्स, बड़ा पैसा डाल लो, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, फिर थोड़ा और इन डेप्थ जाना रिक्वायर्ड है, और वो आप चैट जीपीटी से सिंपली कर सकते हो। थोड़ा सा और इन डेप्थ कैसे जाएंगे? हम क्या करेंगे, इस कंपनी से आप बोलो कि चैट जीपीटी करके देता भाई मैजिकल, कि डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ ऑल दीज 3 कंपनीज बेस्ड ऑन डेटा सेंटर बिजनेस। अब यहाँ पे मैं डेटा सेंटर बिजनेस फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज
मुझे डेटा सेंटर बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तीनों कंपनी का मुझे बता देगा। तो लेट्स डू अ शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पूरा शॉर्ट एनालिसिस कंपनी का करके दे दिया। अब मुझे स्ट्रेंथ्स भी पता है, वीकनेस भी पता है, अपॉर्चुनिटी भी पता है, थ्रेट भी पता है। ओरियन प्रो की भी स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, अपॉर्चुनिटी पता है, थ्रेट पता है। अगर आप चाहो और डिटेल में चाहो तो आप इसे बोल दो डू अ डिटेल्ड शॉर्ट एनालिसिस, तो आपको पूरी 5-6 पन्ने की रिपोर्ट क्रिएट करके दे देगा। बट हमारे पास टाइम कम है, तो हम यहाँ पे जो सिंपली समरी दी है उस पर रिलाई करते हैं एंड उसको एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इन कंपनीज के अंदर क्या बिजनेस है। ठीक है, तो अनंत राज का क्या है? लार्ज लार्ज लैंड बैंक इन एनसीआर इनेबलिंग लो कॉस्ट इंफ्रा बिल्ड आउट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रेलटेन एंड टीसीआईएल फॉर टेक एंड गवर्नमेंट रीच। अर्ली मूवर इन एनसीआर रीजन विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? नो क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम येट फॉर डीसीज, मतलब डेटा सेंटर्स स्टिल अर्ली रैंप अप फेज। लिमिटेड इन हाउस टेक आईपी फॉर क्लाउड और मैनेजिंग सर्विसेज। इन्होंने क्या बताया कि भाई इनके पास आईपीस और टेक की कमी है, बिकॉज अब ये तो रियल एस्टेट कंपनी ठहरे। अब इनके पास तो नहीं है भाई सर्वर बनाने की कैपेसिटी, ये तो लेके आएंगे ना, तो इनके पास इन हाउस कैपेसिटी नहीं है, मतलब हर चीज इन्हें लेके आनी पड़ेगी। तो ये एक वीकनेस है कंपनी की कि भाई आपको मटेरियल दूसरी जगह से लाना पड़ रहा है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, कोई आईपी भी नहीं है आपके पास। रियल स्टेट डीएनए में स्लो टेक सर्विस एडेप्टेशन वर्सेस टेक नेटिव पीयर्स। अब ये भी काफी बड़ी वीकनेस बताई है कि भाई अनंतराज रियल स्टेट कंपनी है, तो जब रियल स्टेट कंपनी आपने अगर कोई बिजनेस 20 साल करा है तो ट्रांजिशन लेने में ही 1-2 साल लग जाते हैं, बिकॉज आपने एम्प्लॉयज भी वैसे हायर करें, आपने मैनेजर भी ऐसे हायर करें जो आपको ये बोलेंगे क्लाइंट को कि चलो आपको प्रॉपर्टी दिखा के लाते हैं, है ना। तो वो आपको अपनी इंटरनली बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा कि भाई टेक के लोगों को ज्यादा हायर करना पड़ेगा, जो लोग हैं उन्हें शायद निकालना पड़ेगा, जो भी है स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा कंपनी की। तो भाई आप देखो ओवरऑल कितना स्पेसिफाइड चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है? राइजिंग डिमांड, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्लाउड मोनेटाइजेशन थ्रू डीसीज, हाइपर स्केल, पोटेंशियल आईपीओ स्पिन ऑफ। हो सकता है ये अपने अनंतराज का जो डेटा सेंटर आर्म है उसका आईपीओ ले आए, और अगर ऐसा हो जाता है इन्वेस्टर्स तो मजे में, बट ऐसा अभी पता नहीं है, पोटेंशियल है, नो ऑफिशियल न्यूज। थ्रेड्स क्या है? हाई अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब अब इसमें रिस्क क्या है कि भाई अपफ्रंट कॉस्ट बहुत लगती है। अब डेटा सेंटर मतलब अगर आप एक फोन भी खरीदने जाओगे तो वो भी महंगा मिलता है। आप सोचो डेटा सेंटर बनाना कितना महंगा काम है, और आपने एक बार बना लिया बिजनेस नहीं आया तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम आर ई आई टी बैक प्लेयर लाइक नेक्स्ट्रा, योटा, एस टी टी। अब काफी सारी जैसे नेक्स्ट्रा है, भारतीय एयरटेल की है। अब भारतीय एयरटेल के लिए देखा जाए तो डेटा सेंटर बनाना अनंतराज से आसान है, बिकॉज वो ऑलरेडी टेलीकॉम के अंदर है, ऑलरेडी उन्होंने डेटा ट्रांसफर वाली चीज सीख रखी है, तो उनके लिए आसान होगा। तो कंपटीशन भी है, एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। अब इन्होंने बोल तो दिया भाई 307 मेगावाट लगाएंगे, मुश्किल काम है, नॉट इजी, है ना, पैसा भी है तब भी करना मुश्किल है। तो वो सारी चीजें भी हैं। ओरियन प्रो का भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, data center is one of many verticals, not its core business, no clear indication, limited disclosure। ओरियन प्रो तो हमें स्टार्टिंग से ही था कि भाई कुछ ज्यादा इंडिकेशन दिया नहीं है, तो इसकी या तो हम इसको हटा ही सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या तो इसको छोड़ भी सकते हैं, हम दो ही कंपनीज के अंदर कर लें। ओरियन टेक के अंदर क्या है? डेटा सेंटर मतलब ग्रो करेंगे, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस भी देते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सिक्योरिटी भी देते हैं। लैक प्रोप्राइटरी इंफ्रा, खुद का इंफ्रा बहुत कम है। हैवी रिलायंस ऑन एडब्ल्यूएस में लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, नो डिस्क्लोजर ऑन टियर 3 डेटा सेंटर एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है। अब की टेक अवे क्या है कि अनंतराज इज बेटिंग बिग ऑन इंफ्रा विद पोटेंशियल हाई रिस्क। अब अनंतराज क्या है कि भाई ऑल इन है कि भाई हम पूरा बनाएंगे अपना डेटा सेंटर, आईटी पार्क बहुत बड़े एरिया पे। अब वो एग्जीक्यूट हो पाए, बन पाए, बिजनेस आए, दैट इज अ रिस्क। तो वही लिखा हुआ है पोटेंशियल रिस्क। ओरियन प्रो प्लेज अ टेक ड्रिवन orchestration role in data center ecosystem. Orientech is positioned as a cloud and service delivery partner, already monetizing their segments effectively. तो Orientech ऑलरेडी monetize अच्छे से कर रहा है,
ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर है, अच्छा चल रहा है, बोल रहा है हम 25-30% से ग्रो भी करेंगे। अनंतराज ऑल इन है, बोलेगा भाई बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, दैट इज रिस्क टू इन्वेस्टर्स एंड फॉर अनंतराज ऑल्सो। ओरियन प्रो का इतना कोई खास रोल नहीं दिख रहा है अभी तक हमें डेटा सेंटर के अंदर। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है कि भाई दो कंपनीज निकल के आई हैं। पहली है आ, हाँ, पहली कंपनी निकल के आई है डेटा सेंटर, सॉरी, डेटा सेंटर नहीं, पहली कंपनी निकल के आई है अनंतराज। अनंतराज क्या है कि भाई 307 मेगावाट का डेटा सेंटर खड़ा करेंगे अगले 4 से 5 साल के अंदर। अब आपको इन्वेस्ट करते टाइम ये पता है कि देर इज रिस्क, देर इज पोटेंशियल रिस्क कि भाई ये बन पाए 4 से 5 साल के अंदर, पहली बात तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और क्या एग्जीक्यूशन कर भी पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है। एग्जीक्यूशन होने के बाद सब कुछ बन जाता है, रिबन कट जाता है, बिजनेस भी आना चाहिए, बिकॉज इन्होंने अभी ज्यादा मोनेटाइज नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद आती है ओरिएंट टेक। अब ओरिएंट टेक का क्या है कि इनका एग्जिस्टिंग मोनेटाइजेशन ऑन है, मतलब ये पैसा बना रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, और बोल रहे हैं कि हम 25 से 30% से ग्रो करते रहेंगे। तो इनका बिजनेस क्या है समझ में आता है, काफी स्टेबल है। बट इनका ड्रॉबैक क्या है कि इनका खुद का इंफ्रा बहुत कम है, ठीक है, खुद का इंफ्रा बहुत कम है, AWS जैसी कंपनी से पे ज्यादा डिपेंडेंसी भी है। तो हर कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओरियन प्रो का कुछ इतना खास मिला नहीं है, बट हो सकता है इस कंपनी को हम रिप्लेस ही कर दें, या तो मैं तो कहता हूँ रह नहीं देते हैं इन्वेस्ट करने को। अब हुआ क्या, आपने देखा ये कंपनी ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करा, बट हमने जब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करा तब हमें समझ में आया कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है डेटा सेंटर थीम में, है ना। अब हम सिर्फ 10 आउट ऑफ 10 देख के इन्वेस्ट कर देते तो खराब बात थी। तो अब हमें क्या समझ में आया, अनंत राज एंड ओरिएंट टेक, ऑल्दो इन्होंने 8 आउट ऑफ 10 स्कोर करा था, बट दे आर द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, 10 आउट ऑफ 10 को बीट कर रही है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई अपना 50% कैपिटल अनंत राज के अंदर डाला, 30% कैपिटल अपना ओरिएंट टेक के अंदर डाला, 20% अंदर ओरिएंट प्रो के अंदर डाल दिया, तो किसी दूसरी कंपनी के अंदर डाल दिया, या फिर 60-40 का स्प्लिट भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट उसमें कोई फिक्स्ड रोल नहीं है, यू आर इन्वेस्टर, राइट। इस तरीके से मैं समझ में आया। अब इन्वेस्ट करेंगे कैसे, कुछ डाउट्स हैं? किसी ने मेरे नाम से ही नाम रख लिया है, रोचित, गाइस चेंज कर लीजिए। हाँ, वी चेक चार्ट्स ऑफ। अब क्या हुआ, अब हमने फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस पे आते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि भाई थोड़ा फंडामेंटल्स देख ले, तो फंडामेंटल के बेसिस पे हमने 3 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, बिजनेस की बेसिस पे हमने 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी। अब इस प्रोसेस को पूरा ही आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो सारी ही 9 कंपनीज का पहले तो आप बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस करो, उस पर एक रेटिंग दो, उसमें से 4-5 कंपनीज आइडेंटिफाई करो, 4-5 कंपनीज को फिर आप चैट जीपीटी पे लेके आओ, उसमें बिजनेस ओवरव्यू आप करो। एंड इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो कि अ, इसका मैनेजमेंट असेसमेंट आप करके दो, एंड यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या फिर आप खुद पूछ लो, आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, व्हाट क्वेश्चंस शुड आई आस्क, या फिर व्हाट इन्फॉर्मेशन आई मस्ट हैव। तो चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट टूल है, आपको दे देगा। ये काम कर लिया, अब हमारे पास 2 कंपनी आ गई। अब हमें क्या करना है, screener.in पे आना है, एंड वी हैव टू शेयर, देखना है कि इसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। अब हम अगर हमें अनंत राज के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप जब भी इन्वेस्ट करो तो आप देखो कि उसका 1 ईयर का जो पी रेशियो है वो इसके मीडियन पी के नीचे होना चाहिए। तो अगर इसका 1 ईयर का मीडियन पी देखें, तो अभी हमें समझ में आता है इट इज अंडर, इट्स अभी ये ट्रेड अंडर, अभी जो शेयर है अंडर वैल्यूड जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। मीडियन पी क्या निकल के आता है, 69, करेंटली ट्रेडिंग है 35। तो 35 पे आपको एक डेटा सेंटर का स्टॉक मिल रहा है, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, है ना। उसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी निकल के आती है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। 1 साल हुआ नहीं होगा शायद लिस्ट हुए, हाँ 1 साल अभी हुआ नहीं है, बट फिर भी 1 साल का अगर चार्ट देखें जितना भी है, तो ये कंपनी भी आपको अंडर वैल्यूड जोन के अंदर अभी देखने के लिए मिल रही है। बीच में ओवर वैल्यूड हुई थी दिसंबर जैन के अंदर, अभी अगर आप देखो फिर से अंडर वैल्यूड जोन के अंदर आ चुकी है, क्योंकि दिसंबर जैन में शेयर प्राइस भी डबल हुआ था, अभी वापस से 300 रुपए के लेवल पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो प्रोसेस है ऑफ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर अभी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।